Good morning, my all beloved student and future IAS officers. Welcome on this learning platform, Mission Mussoorie 2023. In this particular platform, we are continue UPSC Mission Mussoorie target. So Mission Mussoorie target में इस चैनल में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत एंड एम लक्ष्मीकांत से ज़्यादा कवर होगा इस सीरीज में। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर मैं आप लोगों को दो बात कहना चाहता हूँ कि इस सीरीज में 50 to 55 क्लासेस होगा और अराउंड 50 to 55 क्लासेस में कंप्लीट पॉलिटी इंडियन पॉलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म बोले तो पूरा खत्म, एकदम कंप्लीट। तो मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है, इन दो स्टूडेंट हु आर रियली ट्राई टू क्रैक दिस एग्जाम, उस स्टूडेंट तक मेरा जो वीडियो है वो आप लोगों को पहुंचाना है। देखो, फ्री में आप लोगों के लिए मैं क्लास लेता हूँ इस चैनल में, तो मेरा भी कुछ मोटिव रहता है। इस दुनिया में कोई फ्री में कुछ नहीं करता, सबका अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो रहता है। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल की द्वारा मैं जो वीडियो इंडियन पॉलिटी का जो मिशन मसूरी सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस सेशन को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, दैट इज प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं जब प्रियम्बल पढ़ने जाता हूं तो मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूं। क्यों इमोशनल हो जाता हूं? क्योंकि प्रियम्बल को बोला जाता है कि प्रियम्बल लिखा गया था एन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ये बात सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एज एन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कि हमारा जो फ्यूचर इंडिया होगा, वो फ्यूचर इंडिया का रूप कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या होगा। तो इसीलिए प्रियम्बल को लिखा गया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा की रूप में। लेकिन अगर तुम प्रियम्बल का एडॉप्शन डेट देखोगे तो वहां पर लिखा है 26 नवंबर 1949। तो अब ये मन में प्रश्न आना चाहिए हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कि क्यों प्रियम्बल 1946 में लिखने की काम शुरू हो गया था और प्रियम्बल का जो एडॉप्शन डेट है वो है 1949 26 नवंबर। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद में, क्योंकि प्रियम्बल को एक ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की तरह लिखने के बाद भी बाद में प्रियम्बल को एडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये रामकथा आप लोगों को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग समझ लो कि प्रियम्बल सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन नहीं है, प्रियम्बल है एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे निचोड़ के रख दोगे ना, तो जो एसेंस आएगा वो होता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार प्रियम्बल को रीड करना चाह रहा हूं। तो तुम लोग लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो आपने अपने खोल लो और जहां पे प्रियम्बल लिखा है वो देख लो, डोंट मैटर। देखो, तो प्रियम्बल जो है उसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and secure to all citizens justice बोले तो economical, political and social, liberty of thought, belief, faith and worship, and उसके बाद में क्या लिखा है, लिबर्टी के बाद में equality of opportunity, equality of status and promote them all, fraternity, assuring dignity of the people and unity, integrity of the nations in our Constitution Assembly on the day of 26 November 1949. This Constitution preamble enact and gave ourselves to the Constitution. तो ये था प्रियम्बल आप लोगों को भी मेमोराइज कर लेना चाहिए। मुझे बाय हार्ट मेमोराइज था, इसीलिए मैं बोला। अब एक एक टॉपिक को, एक एक फ्रेज को प्रियम्बल का हम ऐसे पकड़ के एनालिसिस करेंगे कि आज के बाद अगर तुम अपने नाम भूल सकते हो, लेकिन प्रियम्बल तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे।
तो एक एक फ्रेज को पकड़ पकड़ के हम लोग अब एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और लाइक ठोक दो, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों से बोल ही सकता हूं। देखो, तो प्रियम्बल का जो फर्स्ट फ्रेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इफ यू लुकिंग अबाउट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वहां पर भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया क्या है, हु वी आर। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। जो फ्यूचर इंडिया बनने वाला है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या इंडिया पुलिस स्टेट बनने वाला है, क्या इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट बनने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे जो एडॉप्शन डेट लिखा है। तो हम 3 पार्ट में प्रियम्बल को देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका मतलब होता है वी द पीपल सोर्स ऑफ द पावर। हम जो आम आदमी है, मैंगो पीपल है, ये आम आदमी जो ऑल पावर होता है कंट्री का, डेमोक्रेटिक पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, उसका सोर्स होता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया डिस्क्राइब दैट इंडियन पीपल एज ए सिटीजन सोवरेन अथॉरिटी। क्लियर? तो वी द पीपल डिस्क्राइब कर रहा है सोर्स ऑफ द पावर, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर का जो सोर्स कौन है, वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं एक एक टर्म को। अब सोवरेन, इसका जो मीनिंग होता है वो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मतलब इंडिया एज ए स्टेट, सोवरेन अथॉरिटी। इंडिया एज ए स्टेट does not subject to the control of any other state or external power. इंडिया एज ए स्टेट कोई भी बाहरी जो प्रभाव होता है, बाहरी जो शक्तियां होते हैं, पावर होती है, उसके अधीन में नहीं है। इंडिया अपनी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो बाह्यिक विषय होते हैं, जो आभ्यंतरीण मैटर होता है, तो बाह्यिक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल उभय में इंडिया क्या होता है, बोथ इंडिया इंडिपेंडेंट। तो अब तुम बोलोगे सर इंडिया तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो इंडिया कैसे सोवरेन हुआ? इंडिया सोवरेन इसीलिए हुआ क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन होता है वो इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। इंडिया के ऊपर बाइंडिंग ना होने के कारण इंडिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन है उसको मान भी सकते हैं, उसको टाल भी सकते हैं। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ का मेंबर है इंडिया। तो इसका मतलब किया जो इंडिया का सोवरेन अथॉरिटी है वो नहीं है, सोवरेन अथॉरिटी है क्योंकि इंडिया बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स के मैटर में वो सोवरेन अथॉरिटी है। पिक्चर क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे सोशलिस्ट। अब ये सोशलिस्ट जो वर्ड है, और इसके बाद में तुम देखोगे कुछ वर्ड जो सेकुलर वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। सुनो मेरी बात सुनो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो सोशलिस्ट वर्ड है और इसके बाद में तुम जब देखोगे जो सेकुलर वर्ड है, ये मैडम इंदिरा गांधी के टाइम जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसी के द्वारा प्रियम्बल में ऐड किया गया है। जो ओरिजिनल प्रियम्बल थे, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे, वहां पे किंतु सोशलिस्ट और ये सेकुलर वर्ड नहीं था। तो पहले मैं सोशलिस्ट का एनालिसिस करता हूं। तो अगर तुम 1950 में या 1960 में किसी को सोशलिस्ट बोलते तो उसके दिमाग में आता था कि रशियन टाइप सोशलिज्म, ठीक है, अर्थात मार्क्सिस्ट सोशलिज्म उसके दिमाग में आ सकता था। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म है ना वो थोड़ा अलग है। कैसा? इंडिया का सोशलिज्म हम लोग बोल सकते हैं गांधीयन सोशलिज्म है। इट्स डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन सोशलिज्म। तो गांधीयन सोशलिज्म क्या है वो हम बाद में देखेंगे। पहले ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को समझने के लिए मैं बोलता हूं कि सोशलिज्म का डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे?
सोशलिस्ट किसे कहते हैं? सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का, उसका जो ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग है वो है ऑल रिसोर्स बिलोंग टू द स्टेट। जो ऑल रिसोर्सेस होते हैं राष्ट्र का, स्टेट का, वो स्टेट का होता है, कोई इंडिविजुअल ओनरशिप वहां पे ग्रांटेड नहीं है। एंड स्टेट इज द अथॉरिटी टू डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमंग रिसोर्सेस। এবং স্টেট ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে স্টেট ডিসিশন নেবে যে সেই রিসোর্সকে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, ये जब स्टेट की अंदर रहता है, स्टेट की पावर में रहता है, तो इसको कहते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। लेकिन गांधीयन सोशलिज्म में रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है। गांधीयन सोशलिज्म का जो मेन प्रिंसिपल है वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैसे? अब तुम समझो, अदानी साहब, उसके पास जो अरब खरब जो डॉलर रुपए है, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो और उनके जैसा बनना चाहते हो, तो एज ए इंडियन सिटीजन इंडिया में वो हर कोई फैसिलिटी है जो अदानी साहब को मिला है वो तुमको भी मिलेगा। इसका मतलब तुम पे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तो रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। गांधीयन प्रिंसिपल का जो गांधीयन सोशलिज्म होता है और जो हमारा जो इंडियन का सोशलिज्म है, उसका मीनिंग ये है कि अपॉर्चुनिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए तुम प्रियम्बल में देखोगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट देम ऑल। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है इंडियन सोशलिज्म में। लेकिन सोशलिस्ट वर्ड डाला ही क्यों गया? अगर तुम डीपीएसपी देखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखोगे, आगे आने वाले क्लास में मैं डीपीएसपी कवर करूंगा फंडामेंटल राइट के बाद। तो आज तो फर्स्ट क्लास है वो प्रियम्बल का है, तो आज के बाद प्रियम्बल में ऐसे एनालिसिस इस क्लास में होगा। दो चार भी स्टूडेंट अगर प्रीलिम्स निकल के आ गए तो मेंस में दबा के आंसर राइटिंग करेंगे ओनली पॉलिटी में। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेशन करूंगा कि यूट्यूब में कंटेंट का बहुत ही दबदबा है, इसीलिए हर इस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट पर्सन ढूंढिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक ही स्पेशलिस्ट हूं, नहीं, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट एडुकेटर है, उनसे जुड़िए और अपनी मेहनत को और भी मजबूत कीजिए। देखिए, तो सोशलिस्ट का जो मीनिंग होता है, तो मार्क्सिज्म सोशलिज्म में हमने देखा कि रिसोर्सेस बिलोंग टू द स्टेट एंड स्टेट डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो रिसोर्स होता है, तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा रिसोर्सेस का। लेकिन गांधीयन जो सोशलिज्म होता है उसमें हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्यों लिखा गया? पॉलिटिकल एजेंडा था, लिखा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके रख दिया था। क्यों रख दिया था? क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंडा था। तो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में डाला गया। तो यूपीएससी में एमसीक्यू आ सकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, आया है एमसीक्यू कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये दोनों वर्ड कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डाली गई थी, ये सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है ये दोनों वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाली गई थी। ट्रू, उसके नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कि वो जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे लिखा था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। तो कंफ्यूजन मत होना, ये हमेशा याद रखना कि सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी और यूनिटी बाद में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये जो टर्म है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैडम इंदिरा गांधी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। ठीक है, इतनी देर जो मैं बोला मैं समझ में आया? अगर समझ में आया तो ठोको लाइक और करो शेयर। ठीक है, नहीं तो रात को जो स्टूडेंट बॉय है उनको चूड़े लाके डराएगी। देखो सेकुलर, देखो तो सेकुलर ये है, मैंने अभी बोला कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में सेकुलर वर्ड को डाला गया था। तो इसके पहले क्या जो इंडिया था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इंडिया का, वो क्या सेकुलर स्टेट नहीं थे इंडिया? उसने क्या नहीं लिखा था ऐसा कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट बन सकता है? अगर तुम फंडामेंटल राइट्स को देखोगे आर्टिकल 25 to 28, तो तुम्हें याद आएगा राइट टू रिलीजियन,
तो राइट टू रिलीजियन में क्या बोला है कि एनी सिटीजन कैन प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ रिलीजियन, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। स्टेट का कोई मतलब नहीं है कि कोई सिटीजन कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, स्टेट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेकुलर वर्ड को फिर भी डाला गया, क्यों? पॉलिटिकल एजेंडा में। अब एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सेकुलर जो वर्ड है इसका दो डेफिनेशन हो सकता है। जैसे मैंने सोशलिस्ट का बोला कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का जो मीनिंग है, जो रिसोर्स बिलोंग टू द स्टेट एंड स्टेट जो होता है वो ये रिसोर्स का अपनी सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी और रिसोर्स का ओनरशिप स्टेट के पास में रहता है। लेकिन सेकुलर में क्या होता है? सेकुलर के मामले में अगर तुम देखो वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म, तो वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म का जो मीनिंग है उसमें स्टेट और रिलीजियन के बीच में कंप्लीट डाइवर्सन है। कंप्लीट डाइवर्सन है क्यों? क्योंकि स्टेट जो सेकुलर जो रिलीजियन होता है, स्टेट रिलीजियन की जो पाथ है उसमें नहीं आएगा, और रिलीजियन स्टेट की जो मैटर है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कंप्लीट डिवीजन रहता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में। लेकिन इंडिया के मामले में थोड़ा अलग है। क्यों? इंडिया के मामले में एज ए सिटीजन तुम कोई भी रिलीजियन फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, नहीं करो, एज ए स्टेट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारा रिलीजियन प्रैक्टिस पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ है, तो एज ए स्टेट कैन कंट्रोल द रिलीजियन प्रैक्टिसेस। कैसे? अगर तुम देखोगे आर्टिकल 25 और 26 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि स्टेट एज ए सिटीजन के ऊपर कोई भी रिलीजियन के मैटर में कोई पाबंदी, कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं लगाएगा। तुम्हें जी में आता है तुम कोई रिलीजन फॉलो करो, जी में नहीं आता है नहीं करो, लेकिन तुम्हारा रिलीजियन प्रैक्टिस किसी का पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है? तो सेकुलर हमने देखा, और प्रियम्बल में भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनमें प्रियम्बल में लिखा था लिबर्टी, बिलीफ, थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड ओनरशिप। तो बिलीफ, फेथ एंड ओनरशिप क्या है? ये तो जो सेकुलरिज्म का ही निशानी है। तो इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट 1950 से था, ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सेकुलर वर्ड जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को सामने देखते हुए ये वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है? तो ये लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ लेना कि सेकुलरिज्म मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रिलीजियन ग्रुप्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इट्स सेपरेट टू द पावर ऑफ द स्टेट बाय द एंड रीजियन by the 42nd amendment of the December 1976 the term secular was incorporated in the preamble। ठीक है? तो मैंने जो लिखा है अभी यही तुमको बार बार एक लंबी कहानी के माध्यम से इतनी बड़ी कथा सुनाने की यही मेरी मकसद थी। ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो शेयर कर दो, तुम्हें भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। ठीक है ना? फ्री में कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता है, समझ लेना। देखो, the people of India elect their government by the system of universal adult franchise। मैंने क्या बोला था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मैंने देख लिया वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, द सोर्स ऑफ द पावर है। उसके बाद में देखा टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इंटर सोवरेन, सेकुलर, मैंने देख लिया, सोवरेन देख लिया, सेकुलर देख लिया, सोशलिस्ट देख लिया। उसके बाद जो फ्रेज है डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक का मतलब है कि आम आदमी का शासन। आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो, अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपको तो यूपीएससी निकलना है, तो इसलिए आप नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग लो कि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक में बहुत सारे डी रहता है। कैसे डी रहता है? वो डिसेंट रहता है, डिबेट एंड डिस्कशन रहता है। वो जब धीरे धीरे मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा ना, तो एक एक टर्म को और भी ज्यादा क्लियर होते रहेगी। तो एट फर्स्ट एज ए बिगिनर्स मैं समझ रहा हूं, आप लोग ये समझिए, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं आता है तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनगण जो होता है, आम आदमी जो होता है, उसका शासन को कहता है डेमोक्रेसी। तो इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है? हाँ सर, इंडिया में डेमोक्रेसी है। कैसे है? हम लोग मुंह उठा के चले जाते हैं वोट डालने, जाते कि नहीं जाते? अगर हमें सोशलिस्ट राइट पता हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिकल जो मेरा पावर है
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो हम एक्सरसाइज करते हैं। किस लिए एक्सरसाइज करते हैं? फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर, फॉर द पॉलिटिकल पावर, फॉर द मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो डेमोक्रेसी का जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसके द्वारा इंडियन सिटीजन को क्या है, डेमोक्रेटिक पावर अप्लाई करने का अथॉरिटी दिया हुआ है। वो कहां पे लिखा है? प्रियम्बल पे लिखा है। अब ये डेमोक्रेटिक जो वर्ड है इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जो 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इंडिया में है ऐसा प्रियम्बल में बोला गया है, वो मैं आपको बताया। देखो नेक्स्ट देखो रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग होता है द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। कैसे? देखो, अगर तुम मार्किन युक्तराष्ट्र जो है, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो रिपब्लिक का जो उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसका मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इंडिया के मामले में क्या होता है? इंडिया के मामले में भी ऐसा ही कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो मुंह उठाकर चले गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन में वोट डालने के लिए? कोई गए थे? जा सकते हो अगर कोई एमएलए एमपी हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो वोट होती है वो हम खुद नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो हमारा द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जाके वोट डालते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जाके वोट डालते हैं वहां पे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन तो होता है, इलेक्शन तो होता है ना। और अगर तुम चले जाओ ब्रिटेन में, मुझे तो ब्रिटेन जाने का बहुत ही शौक है, अगर तुम ब्रिटेन में चले जाओ, उसके रॉयल जो फैमिली है उसमें क्या होता है? वो डायनेस्टिक होता है। डायनेस्टिक मतलब बेटा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो वो एक फैमिली में डायनेस्टिक तरीके से चलता है, राजवंशीय तरीके से चलता है। उसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन का कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होता। डेमोक्रेसी में वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल, we have exercised our democratic power by direct election. We are elect our representative by direct election. But in the case of election of President of India, we can see that it's a indirect election. Indirect election कैसे होता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है वो अभी तुमको मैं डिस्कस करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। वो जब हम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को कवर करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, तब उसकी जो इलेक्शन प्रोसीड्योर है उसके बारे में, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में वही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज क्लास लंबा हो जाएगा। तो आप ये समझ लो, रिपब्लिक वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका 1 वर्ड अंडरस्टैंडिंग अगर तुम लो, द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पिक्चर क्लियर? इंडिया के मामले में भी ऐसा है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो ठोको लाइक, नहीं ठोकोगे तो रात को डरावनी सपने आएंगे। देखो, जस्टिस, जस्टिस आपने क्या बोला कि जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है। अगर तुम डीपीएसपी को फॉलो करोगे, आर्टिकल 36 टू 51 अगर तुम देखोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तुम अगर ठीक तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें हर जगह जस्टिस दिखाई देगा। क्यों जस्टिस दिखाई देगा? पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, पंचायती राज होता है, ये पंचायती राज किस लिए है? ये पंचायती राज इसीलिए है कि आदमी अपना डेमोक्रेटिक पावर जो है वो अपनी ग्रास रूट लेवल पर अप्लाई कर सके, ठीक है ना। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम हुआ और भी कई तरीके के राइट्स हुए, वो सब किंतु जस्टिस को डिफाइन करता है। तो इंडिकेट किस तरफ है? जस्टिस की तरफ है। तो अगर तुम देखोगे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बैठे, दे आर वाइज गैंग ऑफ पीपल, दे आर लार्ज हार्टेड पीपल। तो उनके पास में एक मकसद था कि इन द लास्ट टाइम एज ए लॉन्ग पीरियड इंडिया एज ए सक्सेसर स्टेट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, तो एज ए सक्सेसर स्टेट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया में बहुत सी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, सोशल एक्सप्लॉयटेशन था, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन था, पॉलिटिकल पावर तो छोड़ो नहीं था, सोशल एक्सप्लॉयटेशन था, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन था। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन था और उसकी जो
महसूस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को थे, उस महसूस से वो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनका जो एम था, वो एम था क्या कि जस्टिस को प्रमोट करना है, इंडियन सिटीजन को और कुछ दिया जाए और ना दिया जाए, जस्टिस दिया जाए। वो जस्टिस 3 सेक्टर में दिया जाए, सोशल जस्टिस दिया जाए, पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए, इकोनॉमिकल जस्टिस दिया जाए। अगर आदमी का सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस तो वैसे ही नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो तो जस्टिस वर्ड समझ में आ गया। इसके बाद जब हम डीपीएसपी को कवर करेंगे तो जस्टिस वर्ड को और इन डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, हम लोग टेंशन लेने वालों में से नहीं है, देने वालों में से है। देखो लिबर्टी, लिबर्टी में क्या देखा, अब थॉट, बिलीफ, फेथ एंड ओनरशिप। तो लिबर्टी ऑफ थॉट तुम लोग देख सकते हो कि हमारी इंडिया में अगर चाहो कि काल से मैं बौद्ध धर्म को मैं प्रोपोगेट करूं, प्रोसेस करूं, प्रैक्टिस करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं, मुझे कोई थोड़ी रोका है, कोई नहीं रोका है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो हमारा जो लिबर्टी है वो लिबर्टी हमारे थॉट का लिबर्टी है। अगर तुम फंडामेंटल राइट्स में देखोगे आर्टिकल 21, वहां पे राइट टू लाइफ का जो आर्टिकल है वो बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बेडरॉक? वहां पे क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव विद द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आप तुम ये सारी लाइन भूल जाओ, प्लेन दिमाग के ऊपर से जाएगा। तुम सिर्फ 2 वर्ड को पकड़ लो। यहां से क्या बोला मैंने, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव विद लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एश्योर किया गया है। कहां एश्योर किया गया है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट दैट जस्टिसेबल बाय द कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में लिबर्टी को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो लिबर्टी को कहां पे प्रमोट किया गया? तो उस लिबर्टी को प्रियम्बल में लिखा गया कि लिबर्टी ऑफ थॉट है, बिलीफ है, फेथ एंड ओनरशिप है। मैंने पहले ही बोला कि सेकुलर वर्ड को मैडम इंदिरा गांधी के टाइम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में प्रियम्बल में डाला गया, लेकिन उसके पहले 1950 में, 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे वो प्रियम्बल में लिखे थे बिलीफ, फेथ एंड ओनरशिप। तो हमें बिलीफ, फेथ एंड ओनरशिप का राइट है कि हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रिलीजियन को, कोई भी थॉट को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो लिबर्टी तुम लोगों को समझ में आया। अब ये लिबर्टी जो है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट है। देखो नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी है, इक्वालिटी मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो सोशलिज्म है ना, वो सोशलिज्म वर्ड को डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। लेकिन सोशलिज्म वर्ड जो डाला गया था उसके पहले ही अगर तुम डीपीएसपी देखोगे वहां पर सोशल जस्टिस की बात की गई है। तो इक्वालिटी हमारे यहां पर, इक्वालिटी मैंने क्या बोला, इक्वालिटी का अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हें कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो तुम बोलोगे कि इक्वालिटी का जो मीनिंग है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉर्चुनिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारा अपॉर्चुनिटी है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 देखोगे, आर्टिकल 14 टू 18 देखोगे तो वहां पे हर जगह इक्वालिटी है। तो वो इक्वालिटी को इंश्योर किया गया है। कहां पे इंश्योर किया गया है? फंडामेंटल राइट में। इसीलिए प्रियम्बल में इक्वालिटी को दिया गया है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को दिया गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को दिया गया है। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी हम जब फंडामेंटल राइट की क्लास लेंगे तब बोलेंगे। ठीक है, देखो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। तो फ्रेटर्निटी अगर तुम देखो ये वर्ड भी, इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ द नेशन, ये वर्ड डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में। फ्रेटर्नल वर्ड जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है वी आर ऑल फ्रेटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर, वी आर इंडियन, वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रेटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो ये वर्ड डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और उसके बाद जो मैंने बोला थर्ड पार्ट वो है एडॉप्शन डेट। तो प्रियम्बल एज एन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन वो स्टार्ट किया गया था बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946। बट प्रियम्बल का जो एडॉप्शन डेट है ना वो तुम देखो 1949 में है।
तो प्रियम्बल तब लिखा गया, एडॉप्ट किया गया कब? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो मैंने जो क्लास की शुरुआत में जो रामकथा सुनाई थी ना, जो लोग क्लास के एंड तक रहे थे उन्हें यही मिलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो औरों की तरह जीना छोड़ दो, भेड़ चाल में मत भिड़ो, भेड़ चाल बहुत है, स्पेशल लोग बनो। तुम लोग आर्टिकल 12 बनने वाले हो, तो तुम्हारा जो अप्रोच होगा ना सोसाइटी को देखने का, वो अप्रोच क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? एज इट इज सोसाइटी को देखना सीखो। वो चश्मा पश्मा हटाओ यार। देखो, वो चश्मा जोर जबरदस्ती हम लोगों को पहना गया है। हमारा जो मिडिल क्लास सोसाइटी है ना, उसमें एक लंबी हिस्ट्री है। वो तुम जब आईएएस की प्रिपरेशन करोगे, बाद में आईएएस बन जाओगे, प्रैक्टिकल देखोगे तो ठीक है। और ये जो सीरीज है मिशन मसूरी 2023, इसमें मुझे भी जाना है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है? देखो, तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा प्रियम्बल का। अब एक समराइजेशन कर लेते हैं। समराइजेशन कर लो। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रियम्बल का क्या देखा? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जे हु वी आर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया हमने देख लिया, जे वी द पीपल ऑफ इंडिया सेरेमोनियली डिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and secure to all citizens justice, equality, justice political, social and economical, liberty of thought, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and promote them of fraternity, assuring dignity of the people, unity, integrity of the nations in our constituent assembly this 26th of day November 1949 to hereby adopt, enact, give to ourselves this constitution। तो हमने 3 पार्ट देख लिया। What is the definition of India? What is the objective of Indian Constitution? Objective क्या है? जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस देना है, इकोनॉमिकल जस्टिस देना है, पॉलिटिकल जस्टिस देना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिटीजन को लिबर्टी प्रोमोट करना है, इंश्योर करना है सिटीजन का लिबर्टी को। तो इसके लिए उसे थॉट का जो लिबर्टी है वो देना पड़ेगा, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप देना पड़ेगा, फ्रेटर्निटी को इंश्योर किया जाएगा कि वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल फ्रेटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर। हम कोई बिहार से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई उत्तराखंड से है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वी आर ऑल इंडियन। तो ये जो फीलिंग्स ऑफ कॉमननेस है, ये जो फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा कभी, अगर कोई मौका मिले तुमको नेशनलिज्म, तो तब बोलूंगा। अभी तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो देखो, तो जो कॉमननेस की फीलिंग होता है, वी आर ऑल फ्रेटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर, इसको इंश्योर किया गया है प्रियम्बल में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा प्रियम्बल का पूरा एडॉप्शन डेट, लास्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अगर पहले ही बोला, मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा, सिंगल पॉइंट नहीं 2 पॉइंट एजेंडा है। नंबर 1 एजेंडा, दो स्टूडेंट हु रियली क्रैक दिस एग्जाम, उन स्टूडेंट को हेल्प करना है। और सेकंड, तो तुमको बोला कि कोई फ्री में तो कुछ नहीं करता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं दुनिया का सबसे सेल्फिश आदमी हूं। तो इसीलिए लाइक ठोको, शेयर करो और कमेंट जरूर करना कि तुम्हें कौन सी टॉपिक चाहिए। और अदरवाइज 50 to 55 क्लास में ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। मिशन मसूरी 2023, मिशन मसूरी 2023 सीरीज को तुमको ही सक्सेस बनाना है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल बिलव्ड स्टूडेंट एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।